और आइए अब विस्तार से खबरें देखते हैं। और मोदी 3.0 का काउंटडाउन जिस तरह से जारी है, बस चंद घंटे बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जिसके साक्षी पड़ोसी देशों के दिग्गज नेता भी बनेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार के तीसरे टर्म में मंत्री कौन कौन होगा। कल एनडीए की बैठक में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू समेत सभी दलों ने मोदी को अपना नेता चुना, लेकिन इस बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने नया बयान देकर सियासी पारा हाई कर दिया है। इन सब पर विस्तार से चर्चा होगी। उससे पहले जान लेते हैं कि आज की बड़ी खबरें क्या हैं, जिन पर हम नजर डालेंगे। हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। पहली बड़ी खबर है, शपथ ग्रहण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इससे जुड़ा अपडेट क्या है वो एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे आगे। दूसरी बड़ी खबर है नीतीश कुमार से जुड़ी। इंडिया की नजर नीतीश कुमार पर है क्या। तीसरी बड़ी खबर, मंत्रिमंडल में किसे मौका, इस मंत्रिमंडल में कौन मंत्री बनने जा रहा है इस बार। चौथी खबर है, आया रिजल्ट नीट को लेकर प्रोटेस्ट, जिस तरीके से प्रदर्शन है उससे जुड़ी अपडेट भी आपके सामने रखेंगे। तो ये चार बड़ी खबरें हैं, चारों पर हम नजर डालेंगे। लेकिन जिन पर चर्चा होगी, पहली तो देखिए शपथ ग्रहण की तैयारियां, काउंटडाउन शुरू, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तीसरी खबर जो मैंने आपको बताई, मंत्रिमंडल में मौका किस किस को मिलने जा रहा है। तो ये दो खबरें हैं जिस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ देखिए इस तरफ अभिषेक उपाध्याय को दिल्ली से आप देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ जैनेंद्र कुमार भी हमारे साथ हैं, वो भी बताएंगे हमें कि अंदर की खबर उनके पास क्या है। लेकिन बड़ी खबर सबसे पहले, पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। जिन लोगों को कल मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, उनको कल सुबह 10 बजे के बाद फोन करके जानकारी दी जा सकती है। ऐसे में जो तमाम संभावित मंत्री हैं, उन्हें फोन कॉल का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जानकारी एक दिन पहले नहीं बल्कि कल ही इसकी जानकारी दी जाएगी। और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि कल सुबह 10 बजे के बाद फोन जाएगा उन तमाम मंत्रियों को जिन्हें शामिल किया जाना है मंत्रिमंडल में। और एक और बड़ी खबर है जो बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से, मोदी मंत्रिमंडल में कल शामिल होने वाली टीडीपी की नजर कई मंत्रालयों पर है। उनमें बंदरगाह, जहाजरानी, जल मार्ग मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय शामिल है। इनके बदले में टीडीपी आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 4 मंत्रालय देने पर विचार करेगी। यही नहीं, टीडीपी राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग और अमरावती के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की भी मांग कर सकती है। तो ये जानकारी इस वक्त की, और इस पर हमारे पास और क्या डिटेल्स हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है, सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि जिन जिन को मंत्रिमंडल में शामिल होना है, जो मंत्री बनने जा रहे हैं, कल सुबह 10 बजे के बाद उनके पास फोन जाएगा। कोई संभावित नाम, कोई जानकारी अंदर से निकल कर आ रही है क्या? देखिए, कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में, माफ कीजिएगा, जो मंत्रिमंडल का ये गठन हो रहा है, उसमें सबसे अहम बात है कि एक फार्मूला तय किया गया, और फार्मूला वो सब पर अप्लीकेबल होगा। वो फार्मूला है 3 या 4 सांसदों पर एक मंत्री पद का फार्मूला। अब यही फार्मूला टीडीपी पे लागू होना है, यही फार्मूला जो जेडीयू उस पर लागू होना है, और इसी फार्मूले से एकनाथ शिंदे की पार्टी, जिसके 7 विधायक हैं और 5 विधायक चिराग पासवान के हैं, वो उन पर भी लागू होगा। और इस फार्मूले से देखा जाए तो आप 3 और 3 से शुरू कीजिए कि 3 से 4 जो मंत्री पद हैं वो जाएंगे टीडीपी के हिस्से में, इतने ही इसके करीब जाएंगे जेडीयू के हिस्से में, और जो ये एकनाथ शिंदे की पार्टी है और साथ में दूसरी पार्टी एलजेपी है, उनके हाथ में एक कैबिनेट और एक राज्य जा सकता है। इसी फार्मूले को जब आप नीचे तक लेकर जाएंगे, करीब 6 ऐसे दल हैं जिनके पास एक सांसद हैं, और 3 ऐसे दल हैं जिनके पास 2 सांसद हैं, तो वो भी एक उनको एक्मोडेट करना भी एक बड़ा चैलेंज है। कुल मिलाकर के आप ये मान लीजिए 1 दर्जन से ज्यादा पार्टियां हैं जिनको कि इस बार एक्मोडेट करना पड़ सकता है। तो उसमें सबसे अहम बात यही होगी कि जो सहयोगी दल हैं उनकी ओर से जो नाम प्रपोज किए जाएंगे वो, और बीजेपी के अपने जो नाम होंगे, उसमें सोशल इंजीनियरिंग का जो कॉम्बिनेशन है दलित और पिछड़ों का, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। शिरीन, बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ रहिए, आगे भी मैं आपसे बात करूंगी और बताइएगा कि और क्या डिटेल्स आपके पास है। लेकिन एक और बड़ी खबर बता देते हैं, लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीतने के बाद आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग की है, जिस पर राहुल गांधी ने विचार के लिए समय मांगा है। तो बड़ी खबर है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह प्रस्ताव पास हुआ, राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग सभी की तरफ से की गई, और इस पर राहुल गांधी ने फिलहाल समय मांगा है विचार करने के लिए। ज्ञानेंद्र का रुख करते हैं इस पर और जानते हैं कि ज्ञानेंद्र, इस बैठक में क्या हुआ,
और राहुल गांधी समय क्यों मांग रहे हैं? मतलब कोई किसी दूसरी बात पर विचार कर रहे हैं क्या वो? देखिए, विचार करने के लिए समय तो लगता ही है और यही बात राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को कही जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एक सुर से ये मांग उठी और फिर बाकायदा एक प्रस्ताव पारित किया गया कि लोकसभा में इस बार कांग्रेस के दल की अगुवाई राहुल गांधी करें और वो पद नेता विपक्ष का पद होगा। तो राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाए जाने की मांग की गई, प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि वो विचार करके बताएंगे। जाहिर सी बात है वो थोड़ा समय लेंगे विचार करने के लिए और इस फैसले में अहम भूमिका होगी सोनिया गांधी की भी, क्योंकि संसद के अंदर संसदीय दलों का जो स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, उसमें संसदीय दल की जो प्रमुख हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, वो प्रमुख सोनिया गांधी हैं। पद पर आज शाम 5:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी। एक बार फिर से सोनिया गांधी को संसदीय दल का प्रमुख बनाया जाएगा। सोनिया गांधी लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस की अगुवाई कौन से नेता करेंगे वो तय करेंगी। खरगे राज्यसभा में कांग्रेस के नेता हैं और नेता विपक्ष वो राज्यसभा में है। एक बार फिर खरगे को राज्यसभा में नेता विपक्ष बनाया जाएगा और लोकसभा में राहुल गांधी को बनाए जाने की मांग उठी है। खुद मल्लिकार्जुन खरगे ने राहुल गांधी से सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा कि आप बाकी लोगों को कहते हैं डरो मत, हम सब चाहते हैं कि आप इस बार ये जिम्मेदारी लें। राहुल गांधी ने इस पर हंसते हुए कहा कि वो विचार करेंगे, उन्हें थोड़ा समय चाहिए। तो अब ये फैसला पूरी तरीके से परिवार के अंदर लिया जाएगा। राहुल गांधी और उनकी मां आपस में बैठकर तय करेंगी कि क्या राहुल इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है और इसको लेकर के अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। पूरी पार्टी ने राहुल गांधी को कहीं ना कहीं दबाव में ला दिया है। उनके सामने एक सर्वसम्मति से सीडब्ल्यूसी ने प्रस्ताव पारित करके दिया है, उसे ठुकराना राहुल गांधी के लिए इस बार आसान नहीं होगा, क्योंकि पार्टी में एक राय है कि ये जो रिजल्ट आए हैं, कांग्रेस 50 से तकरीबन 100 हो गई है, वो राहुल गांधी की 2 यात्राओं की वजह से, उनके नेतृत्व की वजह से आया है। और अब आगे मोदी सरकार जो पहले के मुकाबले राजनीतिक तौर पे थोड़ी कमजोर है, उसको घेरने के लिए राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाया जाना चाहिए। जी ठीक है जनेंद्र, नजर आप रखिएगा इस पर। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने के लिए प्रस्ताव पास हुआ है, लेकिन अभी राहुल गांधी ने इसे लेकर वक्त मांगा है। हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए थे। अभिषेक, शुक्रिया आपका। और देखिए, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मोदी सरकार में महाराष्ट्र से भी मंत्री बनाए जाएंगे। इनमें बीजेपी के 2 सांसद, केंद्रीय मंत्री और 2 को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री के लिए पीयूष गोयल और नितिन गडकरी का नाम तय बताया जा रहा है, जबकि उदयन राजे भौसल, रक्षा खडसे और हेमंत सावरा में से 2 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। शिवसेना से प्रताप राव जाधव और मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी जा सकती है, जो शिवसेना के सबसे सीनियर लीडर हैं। वहीं एनसीपी की बात करें तो एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। तो बड़ी खबर है। अब देखिए, जिस तरह से कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, इस पर मंथन चल रहा है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि महाराष्ट्र से भी कई मंत्री बनाए जाएंगे और उसकी जानकारी के तौर पर ये फिलहाल 6 मंत्री जिनके नाम सामने आ रहे हैं, संभव है कि इन्हें शामिल किया जाए। और मोदी कैबिनेट में शिवसेना को भी जगह मिलेगी। एबीपी न्यूज से खास बातचीत की कल्याण से जीत दर्ज करने वाले श्रीकांत शिंदे ने। महाराष्ट्र से श्रीकांत शिंदे जो सांसद है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के बेटे हैं, वो दिल्ली में पहुंच गए। उनसे बातचीत करके जान लेंगे कि क्या एजेंडा रहेगा बैठक का, क्या एजेंडा हो सकता है बैठक। मुझे लगता है कि पहली बार जो है सभी नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक जो है एनडीए ने बुलाई है और उसके लिए हम सभी लोग जो है शिवसेना के साथ ही सांसद जो है यहाँ पर उपस्थित है। कहा जाता है कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के लिए सभी सांसद समर्थन देने वाले हैं, पंतप्रधान पद के लिए हैट्रिक मारने के लिए। तो ये जो क्षण होगा वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लगातार आप भी यहाँ पे सांसद के रूप से दिखाई दे रहे हैं। मेरे लिए तो ये तीसरी बार होगा कि जब भी हम मोदी जी को जो है प्रधानमंत्री पद के लिए जो है समर्थन देंगे। आज हमारे साथ 7 सांसद जो है शिवसेना के यहाँ पर उपस्थित है और हमारे लिए बहुत बड़ा क्षण है, आनंद का क्षण है जब भी हम सभी एनडीए के सांसद जो है तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उसका हिस्सा जो है हम सभी लोग होने वाले हैं। एक बात है कि महाराष्ट्र में सबसे दूसरे स्थान पर आपका घटक दल है जो एनडीए का सहभागी पार्टी है। तो क्या आने वाले दिनों में आपकी जो पार्टी की 7 सीटें हैं उसको लेकर देखा जाए तो कितने कैबिनेट और कितने राज्य मंत्री मिल सकते हैं आपको, और उसी में आपका भी नाम आ सकता है क्या? आप गलत इंसान को जो है ये सवाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सभी अधिकार जो है वरिष्ठों को है, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब को है, हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय, और यहाँ पर मोदी जी जो है ये सब
तय करते हैं। शिंदे जी का चेहरा तो देखा जा सकता नहीं, मुझे लगता है मैं बहुत ही समाधानी हूँ। तीसरी बार जो है सांसद यहाँ पर बना हूँ और मैं कहीं पर भी जो है मुझे मंत्री बनना है इस भूमिका में मैं नहीं हूँ। मैं जो कार्यकर्ता के रूप में जो है काम करना मुझे पसंद है। पक्ष संगठन जो है कैसे बढ़ेगी, कैसे मजबूत होगी, उसके लिए जो है काम करता रहूँगा। तो कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे को आपने सुना। इधर महाराष्ट्र के सांगली से निर्दलीय सांसद हैं विशाल पाटिल, जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। सांगली से नवनिर्वाचित निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल हैं और साथ में उन्हीं के साथी हैं पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के। एक सवाल ये है कि निश्चित तौर पे आप निर्दलीय चुनकर आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, इस जीत के पीछे का मुख्य कारण क्या रहा? पहले से आप टिकट की मांग कर रहे थे, अंततः आपको निर्दलीय लड़ना पड़ा। सांगली निर्वाचन क्षेत्र हमारा लोकसभा का जो है वो पहले से पुरोगामी विचार जो बोलते हैं सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पे कांग्रेस पहले से बहुत ही मजबूत है। 2014 तक ये सीट कभी भी कांग्रेस हारी नहीं थी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 बार हमें हार लेनी पड़ी। इस बार ये जगह शिवसेना का उद्धव जी ठाकरे जी के गठबंधन में उनके हिस्से में चली गई। उसकी वजह से यूपी के कैराना से जीत दर्ज करने वाली इकरा चौधरी ने टिकट देने के लिए समाजवादी पार्टी को धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि वो युवाओं के लिए रोजगार और अग्निवीर योजना का विरोध करेंगे। जी, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी पार्टी का और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का और अपनी यूपी के सभी लोगों का कि उन्होंने देश की नब्ज को समझते हुए इतनी बड़ी जीत हमारी पार्टी को दी और पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो इसके लिए सभी को बधाई। जी, इसमें यही रणनीति तय हुई कि जो हमारी ये पीडीए की जो लड़ाई है, जिसके बलबूते पर इतनी बड़ी जीत हासिल हुई, इसको हमें आगे बढ़ाना है, सामाजिक न्याय दिलाना है और संसद में मजबूती के साथ पार्टी की आवाज़ को और अपने क्षेत्र की आवाज़ को उठाना है। देश की संसद में जाएंगे, युवाओं के लिए क्या? देखिए, युवाओं के लिए पहले तो इस सरकार ने जो अग्निवीर की योजना लागू करी है तो ये बहुत ही गलत योजना है और इस तरीके की जो भी योजनाएं वो लागू करेंगे जिनसे नुकसान हो हमारे युवाओं का या उन्हें रोज़गार ना मिले, तो उन सभी मुद्दों का हम विरोध करेंगे और युवाओं के रोज़गार के लिए सरकार से मांग करेंगे। सांसद चुने जाने के बाद इकरा चौधरी ने बताया कि आखिर आगे की रणनीति उनकी क्या है। बिहार के पूर्णिया के निर्दलीय जीत दर्ज करने वाले पप्पू यादव ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है और उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी अगर पीएम होते तो 15 से 18 सीट जीतते। तो निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि पीएम होते तो बिहार में वो 18 सीटें जीतते। हमारे साथ पप्पू यादव हैं। पूर्णिया में एक बड़ी लड़ाई आप लड़े, निर्दलीय जीते। अब बिहार सहित पूरे देश की नज़र आप पर टिकी हुई है। बीजेपी बहुमत से दूर है, अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन एनडीए को बहुमत है, सहयोगी दलों का समर्थन बीजेपी को है। लेकिन बीजेपी की नज़र छोटे दलों पर है, निर्दलीय सांसदों पर है। क्या पप्पू यादव एनडीए में जा सकते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, जब मेरी पूरी आइडियोलॉजी आइडेंटिटी क्लियर है, हम रायबरेली, अमेठी, बनारस सब जगह गए हैं और मेरी आइडियोलॉजी कंप्लीट रूप से है कि बिहार को नंबर 1 कोशिश सीमांचल को आगे देखना। और जिस तरह का ब्लेसिंग और जिस तरह का भरोसा प्रियंका जी और राहुल गांधी का पप्पू यादव पर है, रास्ता क्या बचता है? मेरा लक्ष्य है बिहार। अब मैं चाहता हूँ कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस बढ़े, कांग्रेस की सरकार हो। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि मैं हर परिस्थिति में बिहार जिस उम्मीद से पप्पू यादव को युवा देख रहे हैं, सीमांचल, खासतौर पर सीमांचल, कोसी और मिथिला, मैं उस भावनाओं के साथ खड़ा रहूँगा। नफरत की राजनीति नहीं होने दूंगा। आप चाहते थे कि पूर्णिया से लड़े महागठबंधन से, लेकिन वो सीट कांग्रेस को मिली नहीं, आप निर्दलीय लड़े, आरजेडी लड़ी और जमानत जब्त हो गई एक तरह से। तो क्या कांग्रेस में भी कुछ डिमांड है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए या कोई बड़ी जिम्मेदारी? कांग्रेस से कोई डिमांड नहीं है और जनता हमेशा अहंकार को खत्म करती है।
नहीं तो आज राहुल गांधी जी पीएम होते, आज 15 सीट हम और जीत सकते थे ना, एकदम 15 नहीं 18 भी जीत सकते। हमारी अपेक्षा तो रहेगी कि हम जिस भरोसे के साथ अपने नेता के साथ खड़े हैं और जिस ब्लेसिंग के साथ, तो हम अपने नेता के विचारों पर खरे उतरेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने में और नंबर 1 करने में और कांग्रेस की सरकार बनाने में बिहार में हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। इधर बिहार के सिवान से जेडीयू के टिकट पर जीत हासिल करने वाली विजय लक्ष्मी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में राबड़ी देवी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब राबड़ी देवी सीएम बन सकती हैं तो वो सांसद क्यों नहीं। मेरे साथ इस वक्त सिवान से हेना शहाब जैसी जायंट को हराने वाली जेडीयू से पहली बार सांसद बनी विजय लक्ष्मी देवी मौजूद है एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए। और आप दिल्ली पहुंची हुई हैं, मंत्रिमंडल होना है विस्तार, उससे पहले तो शपथ ग्रहण होना है और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण लेंगे। लेकिन आपसे सवाल है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो रोगों को भी बधाई बाबू। तो कभी सोची थी कि हिना साहब को हराएंगी, वो भी 92,000 से ज्यादा वोट से? तो हम क्यों ना हिना साहब के हरा सकते हैं। अभी वो भी सोची थी कि हमको हराने के लिए, तो हम उसको हरा दिए हैं कि नहीं हरा दिए हैं। मुकाबला एकदम देखे जरा वाला। ज्यादा भी कोई आवे तो भी हरा सकते हैं हम। अच्छा, टिकट का जब अनाउंसमेंट हुआ, जब टिकट बंटवारा की खबर आई आपको, तो आप क्या कर रही थी तभी, ये जानना चाहती। मैं तो रोटी बना रही थी। अच्छा। ये आकर के बोले कि टिकट हम लोग के मिलने वाला थे, तो हम सोचे कि हम बोले कि ये बोले कि ना हम लोग को चुनाव लड़ना है। हम बोले कि ठीक है लाइए, हम लोग लड़ेंगे। घर से सीधा अब संसद भवन पहुंचेंगी, तो ये बताइए कि सांसद बनना चाहती भी थी आप? अच्छा ही बताइए, राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बन गई तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं, संसद में क्यों नहीं जा सकते हैं? सही बात है। तो आप सांसद भी बन गई, बिहार का मुख्यमंत्री कभी बनना चाहेंगे फ्यूचर में? अरे वो तो मौका भविष्य में मिलेगा तो क्यों नहीं। हाँ, तो आपकी मुलाकात नीतीश जी से, जो कि आपकी पार्टी के मुखिया हैं, उनसे पहले हुई थी? एक बार मुलाकात हुई है। हाँ। आमने सामने बात थोड़ा सा भी वो हमको नहीं पहचाने। अभी फिर टिकट जो मिला तो हम लोग दोनों आदमी साथ में गए तो थोड़ा सा बातचीत हुआ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से बीजेपी के नेता संजीव बालियान की मुलाकात हुई है और संजीव बालियान ने कहा है कि जयंत को लेकर किसी भी तरह की कोई अनिश्चितता नहीं है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए नेताओं के साथ मंच पर ना होने की बात जयंत को इसकी जानकारी पहले से थी। इससे पहले कहा यह जा रहा था कि मंच पर जगह ना मिलने की वजह से जयंत चौधरी नाराज थे, लेकिन संजीव बालियान ने कहा कि इसे लेकर कोई अनिश्चितता नहीं है। जयंत को इस बात की जानकारी पहले से थी। तो सूत्रों के मुताबिक एनडीए नेताओं के साथ मंच पर ना होने की बात जयंत चौधरी पहले से जानते थे, उनकी जानकारी में पहले से था। इसीलिए संजीव बालियान, जिनका ये कहना है आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से मुलाकात उनकी हुई है और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई ऐसा अनिश्चितता का माहौल नहीं है।